पता नहीं भाई, उसका तो नहीं पता मुझे। प्रैक्टिकल फाइल भी नहीं मिली है अभी तक। क्या? मैम प्रैक्टिकल फाइल भी नहीं मिली है अभी तक। प्रैक्टिकल की आप पूछ लेना ना बेटा, मैडम को कॉल करके पूछ लेना। मैम एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है क्या सारी यूनिवर्सिटीज का? कुछ 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 चेंजेस हैं बेटा। अब आप देखो, जो इंग्लिश मीडियम है उसमें कुरुक्षेत्र का और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी का दे रखा, हमारी है ठीक है। तो एमडीयू वालों को तो मैं पढ़ा रही हूँ, अब केयू का सिलेबस देख लो। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो देखो एक बार, कुछ कुछ चीजें एक दो एक्स्ट्रा है उनकी। जैसे मैम कुछ कुछ टॉपिक्स जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है और वो एमडीयू में कवर नहीं होते हैं, और वो अगर पेपर में आता है। पेपर में कैसे आएगा जब हमारे सिलेबस में ही नहीं है तो? नहीं, अगर हमारी यूनिवर्सिटी में है और एमडीयू में नहीं है। तुम कौन सी यूनिवर्सिटी के हो? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप केयू के हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। जैसे पेपर 1 जो आपने पढ़ाया है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें मैं कुछ टॉपिक्स देख रही थी जो एमडीयू में नहीं है लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है वो टॉपिक्स। आप टॉपिक बता दो तो हम लोग समझा देंगे। मैम कौन से बुक कर रहे हैं? अब करें स्टार्ट। तो ढक के रखना। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटे, नमस्ते। एक आधे होगा बेटा, है ना? बाकी तो सब सेम ही होंगे। हम कौन सी बुक है? ठीक है। ठीक है, जो एक आधा टॉपिक अलग होएगा वो करा देंगे आपको, नो टेंशन। ज्यादा ही अलग हुआ तो फिर आप नीतू मैम को कॉल कर लेना कि मेरे को तो अपना कराना है अपने बच्चों का अपनी यूनिवर्सिटी का। अगर देखो, अगर एक आधा टॉपिक हुआ ना एक्स्ट्रा, एक आधा एक्स्ट्रा टॉपिक हो मैं करा दूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा ही सिलेबस, अब देखो मुझे तो लग रहा है पता नहीं कितना सिलेबस है लगा तुम्हारा। जैसे पेरेंटिंग स्टाइल्स वाला मैम एक टॉपिक है यूनिट 1 में ना, पेपर 1 का, वो नहीं हुआ है और उसकी वीडियो भी मैं नहीं, आज एक मिनट बेटा, आज आप ना नीतू मैम को कॉल कर लेना कि मैम मैं ऐसे केयू से हूँ और मेरे सिलेबस में कुछ चीजें जो नहीं है। वैसे मैम कुछ स्टूडेंट्स हैं क्या इसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के? इसमें तो ऑलमोस्ट एमडीयू के ही मिलेंगे। अच्छा। मेमोरियल दयावंती यूनिवर्सिटी। अरे बेटा, दयानंद यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है वो। एमडीयू मैं क्या कह रही? यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी। नहीं, यूनिवर्सिटी एक भी बोल रही है ना, दयानंद वो यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज है और एमडीयू के अंदर ही है। वो गुड़गांव में है कॉलेज। गुड मॉर्निंग बेटे, अब आ जाए अपने टॉपिक पे। कौन सी बुक है मैम? यस मैम, कंटिन्यू। ये सेकंड वाली बेटा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन वाले फर्स्ट और थर्ड पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें करना है सेकंड पेपर। तो सबसे पहले है हमारा सिलेबस देख लीजिए एक बार ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। पहले है आपका कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, यूनिट फर्स्ट में है। फर्स्ट यूनिट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें आपके सब टॉपिक हैं कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, कि हमारे एजुकेशन का क्या स्टेटस है, उसके बाद क्या क्या पॉलिसीज एक्ट प्रोविजन रिलेटेड टू द एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज बनी है, क्या क्या एक्ट और क्या क्या प्रोविजन बने हैं। एजुकेशन ऑफ मार्जिनाइज्ड एंड सोशल डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स, ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, आर्टिकल पढ़ना है इसमें हमें फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज। देखो तुम आपका मैडम जो कौन सा एसएससी सब्जेक्ट स्टार्ट किया? इसमें आप लोगों ने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट और ड्यूटी, सभी ने पढ़े हैं ये 10वीं तक मैडम जो कौन आप सा पढ़ते सब्जेक्ट थे। स्टार्ट किया आज?
आज बेटा ये स्टार्ट किया मैंने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर 2। पेपर 2। हाँ, उसका बस जस्ट सिलेबस रीडिंग कर रही हूँ ताकि फिर हमें टॉपिक याद हो जाए। ये आपने पढ़ा हुआ है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज पढ़े हुए ना, याद भले ही ना हो आप लोगों को। यस मैम, पढ़े हैं, सिविक्स में पढ़े हैं मैम। हाँ जी। और मैम हरेक हिंदी में बच्चे पढ़े समकालीन भारत एवं शिक्षा है क्या? क्या? समकालीन भारत एवं शिक्षा। हाँ हाँ जी, यही है बेटा, समकालीन भारत एवं शिक्षा। फिर है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। याद कभी नहीं किया लेकिन पढ़ा हुआ टॉपिक ये भी है, एसएसटी में ही आपका। यस मैम, आगे है पढ़े हुए राइट अच्छे से। टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, आरटीई 2009 ये पढ़ोगे आप, सिर्फ नाम सुना है आपने, आरटीई 2009 पढ़ा नहीं है। आगे है आपकी, ये था आपकी फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। सेकंड यूनिट में है आपकी रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, अब ये दे रखी है आपकी कि पहले क्या क्या सिस्टम था हमारा, उसके बाद में जो भी पॉलिसीज बनाई है उनका पहले है एजुकेशन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स, यानी कि जब ब्रिटिश रूल था ना उस टाइम पे एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं थी वो पढ़नी है हमें। उसके बाद है क्रिटिकल अप्रेजल्स ऑफ रिकमेंडेशंस फॉर फॉलोइंग कमीशन, अलग अलग कमीशन पढ़ने हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 1953, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 1966 जिसको कोठारी कमीशन भी बोलते हैं। एनईपी 1986 पढ़ोगे, बल्कि अब तो एनईपी 2020 भी आ गई है। रामामूर्ति एजुकेशन कमीशन 1990, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये है आपकी सेकेंड यूनिट। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे हम। एनसीएफ 2005 के ऊपर क्वेश्चन आएगा बेटा। फिर है यूनिट थर्ड कंटेम्प्रेरी इशू इन इंडियन एजुकेशन। इसमें सब टॉपिक है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड रिलेटेड इशू सच एज एमडीएम, एसएसए एंड रमसा। ये इनकी फुल फॉर्म, भाई एमडीएम की तो नहीं पता, पढ़ेंगे तब पता लगेगी एमडीएम की फुल फॉर्म। उसके बाद एसएसए है आपकी सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, उसके बाद आपका इशू एंड डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, औद्योगिकरण, निजीकरण। प्लीज मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मिड डे मील एमडीएम। चलो भाई देखो, थर्ड में क्या है, इशू एंड डिबेट ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ज्यादा ही हो गया, मैथ वालों के लिए भी है। अरे भाई, मैं तुम्हारा टीचिंग सब्जेक्ट है, ये तो कंपल्सरी है तुम्हारा। आज तक तुम्हें ये नहीं पता क्या, 3 सब्जेक्ट आपके कंपल्सरी है बेटा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और जो आपका पेपर 4 और 5 है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे किसी का इंग्लिश एसएसटी है, हिंदी एसएसटी है, किसी का कॉमर्स और इकोनॉमिक्स है, किसी का आपका मैथ है। 2 सब्जेक्ट अलग है, 3 सब्जेक्ट कंपल्सरी है सबके एक जैसे। उसके बाद है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये वाला आपकी यूनिट थर्ड है। और 3 लैंग्वेज जो फॉर्मूला था ना, वो अब जो न्यू एनईपी लागू हुई है उसमें हो गया है लागू, यानी कि आपको 3 मैम लैंग्वेज। साउंड बहुत इको हो रहा है आज आपका।
क्या हो गया बेटे? साउंड बहुत इको हो रहा है आपका। पता नहीं बेटा क्यों हो रही है। ठीक है, तो आपकी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ, जो एनईपी लागू होएगी अब भाई हरियाणा में तो इसी सेशन से स्टार्ट हो जाएगी एनईपी 2020। बाकी पूरे इंडिया में लागू होने का जो टाइम लिया है वो 2030 तक लिया गया है। ठीक है, हरियाणा में 2025 से पहला ऐसा स्टेट बनेगा जिसमें एनईपी सबसे पहले स्टार्ट होएगी। ठीक है, तो इसमें एक तो ये चेंज हुआ है, आपका जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें आपकी हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है। तीसरी लैंग्वेज आप आ गई है, आप या तो पंजाबी पढ़ो या संस्कृत पढ़ो या उर्दू पढ़ो। और 9th और 10th में अब जो आप 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब बच्चों के लिए 7 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हैं हरियाणा में। हरियाणा के जो भी HBSC के स्कूल है या CBSE के स्कूल है, सब में 7 सब्जेक्ट कंपलसरी हो गए हैं। या तो बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट यहाँ के बच्चे तो संस्कृत ही पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो पंजाबी आती है हमारे यहाँ को और ना उर्दू आती है। पंजाबी है वो उधर की साइड के पढ़ेंगे, जो चंडीगढ़ साइड के जो इलाके लगते हैं। तो ऑलमोस्ट इधर के जो स्कूलों में वो संस्कृत ही कंपलसरी हुए। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज में ये आता है आपका। उसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 है आपकी एमर्जिंग कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। इसमें आपका कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में आप पढ़ोगे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, इनइक्वालिटी इन एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न एजुकेशन, प्राचीन भारत की और मध्य भारत की और आधुनिक भारत की कैसी शिक्षा है, उनकी इनइक्वालिटीज को पढ़ोगे, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, जो भी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है उनका हमारी एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रोल ऑफ टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन एंड रिजर्वेशन एज ए एग्लिटेरियंस पॉलिसी। ये सारे टॉपिक आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट यूनिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ हमारी नेशनल बुक कौन सी है? आपको पता है ना, राष्ट्रीय पक्षी पढ़ते हैं हम, राष्ट्रीय पशु पढ़ते हैं हम, तो राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी हमारी? बताना जरा, गूगल मत करना। हाँ ठीक बताया, अंजलि ने ठीक बताया। कौन सी है हमारी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारी नेशनल बुक है। भारत का संविधान ही हमारी राष्ट्रीय पुस्तक है। आगे देखो, अब शुरू करते हैं हम भारतीय संविधान एवं शिक्षा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका बताई है? या फिर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया। भारतीय संविधान में निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना। देखो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह हर एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ का संविधान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, वो क्या है, हमारे संविधान के अंदर ही आते हैं। कोई भी देश क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अभाव में अपने अस्तित्व को बनाए रखने में कठिनाई महसूस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकतर हमारा रिटन फॉर्म में देखा जाता है। इसका कारण ये है कि जो रिटन कानून है, वहां पर मान लीजिए जिस देश में अगर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ओरल में क्या होता है, इंसान क्या है, बात मुंह पे कही थी फिर बाद में मना कर सकता है, लेकिन रिटन लिखवाई हुई चीज को कोई मना नहीं कर सकता। तो इसका कारण ये है कि अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखते हैं, तो हमें अपने देश को सुचारू रूप से चलाने में क्या है, असुविधा होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारा रिटन और ओरल दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन जो भारत का संविधान है वह रिटन है। ठीक है, आप दोनों तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रख सकते हो, रिटन भी और ओरल भी, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होता है, हमारा रिटन ही है। इंडिया का तो रिटन ही है। देखो भाई, जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में नहीं है, इसका संविधान लिखित व अलिखित दोनों फॉर्म में है, यानी कि ओरल भी है, कुछ परसेंट ओरल है और कुछ परसेंट क्या है,
लिखित है। लिखित संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का होना आवश्यक है। भाई देखो, इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई इन्होंने बताया गया है अलग अलग उसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन सभा द्वारा इसे तैयार किया जाता है और एक निश्चित डेट पर लागू किया जाता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके निर्माण संविधान जिसका निर्माण कॉन्स्टिट्यूशन की रचना तो 15 अगस्त 1947 से पूर्व हो गई थी, परंतु यह लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू। ठीक है, बेटा एक मिनट। ठीक है, तो ये पढ़िए ना। संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हमारा संविधान क्या है? रिटर्न के लिए बहुत सारे reason होते हैं, रिटर्न में भी हो सकते हैं, ओरल में भी हो सकते हैं। ठीक है, रिटर्न का ज्यादा सेफ रहता है। हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ मैम क्लियर और नहीं हो इसको रहा है। तैयार करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई। ठीक है, एक सभा हुई और इसमें क्या है, हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में 2 वर्ष आवाज बहुत 11 दूर से आ महीने रहा है और मैम। 18 दिन का समय लगा। मैम आवाज 26 ब्रेक हो नवंबर रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 1949 को इसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी क्या हुआ बेटा, साउंड क्यों नहीं आ रही? साउंड क्लियर नहीं आ रहा। 1950 को इसे हमें लागू कर दिया गया। अब आ जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भारत का संविधान जिस मैम संस्था के आवाज द्वारा नहीं आ बनाया रही गया। थी, एक बार फिर से बता दीजिए, आवाज नहीं आ रही थी, नहीं सुन पाई। आवाज नहीं आ रही थी? नहीं, रुक रुक के आ रही थी। एक मिनट मैं कहीं मेरी साउंड ये, एक मिनट रुको बेटा। साउंड तो मेरी इधर से तो पूरी है कंप्लीट। एक मिनट, मैं ना विंडो ओपन कर लेती हूँ कहीं। राम को एक बार बता दे जो मैंने 2-4 लाइनें बताई। क्या मैम? जो मैंने बताया है ना अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जितना बताया है एक बार उसको रिपीट कर दो। ठीक है मैम। आपने बस ये बताया कि किसी भी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी कंट्री में लॉज होते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न में है, एक्सेप्ट ब्रिटिश, उनके रिटर्न प्लस ऑरल है। और कॉन्स्टिट्यूशन का रिटर्न में होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चीजें रिटर्न में होती हैं तो फिर वो उसको मना करना या है ना काइंड ऑफ प्रूफ के तौर पे भी होता है ये, तो सबके लिए बाइंडिंग होती है। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना, जो कि 1940 ये सॉरी 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 मैम 1947 मैं बताऊं? 1947 के बाद के पे जो है लागू हुआ था 15 अगस्त 19 कुछ समथिंग ईयर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। 26 नवंबर नवंबर 1949। 1949 को इसे स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। सच में ये यस मैम। आवाज कम आ रही है, ये नहीं पता क्यों आ रही है। नहीं मैम, आवाज कम आ रही थी क्योंकि आप दूर थे ना, ब्लैक बोर्ड के पास खड़े थे, इसलिए सबको ही कम आ नहीं, रही थी। अभी तो मेरा फोन गिरते गिरते बचा है इससे, इस पे लगा अभी आप रखा था जो ये ट्राइपॉड सेट है, गिरते गिरते अभी बचा अभी है, आपकी मुश्किल से आवाज पकड़ा भी है। अच्छे से आ रही है मैम। अभी आ रही है आवाज? हाँ यस जी मैम। मैम। पता नहीं मुझे कि तुम लोगों की धीरे ही सुनाई दे रही है, नहीं तो पहले तो अच्छी आती थी आवाज। अब देखो भाई, सबको ही आगे है हमारी। बेटा आप समझ में आया, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया कि हर एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अभाव में कोई भी देश अपना अस्तित्व नहीं बना सकता।
यही सारी बातें बताएगी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। बस ये बात मैंने बताई, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया मैंने। उसके बाद आया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जिसकी स्थापना 1946 में मंत्रिमंडल मिशन योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओ भाई ये अपनी ना आईडी बांटने की बजाय ना क्लास में ध्यान दे लो आप। भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा जिसकी स्थापना 1946 में जो एक मंत्रिमंडल था उस योजना के अंतर्गत की गई। कुल जितने सदस्य थे 389 निश्चित की गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में प्रतिनिधि इकट्ठे हुए, परंतु मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसमें भाग, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, ये समझो ये बुक आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। सारी चीजें सारी पिछली बतानी है कि किस प्रकार भारत में एजुकेशन लागू हुई, लागू होने से लेकर आज के समय तक, प्रेजेंट समय तक क्या चला है इंडिया की एजुकेशन में, वो सारी चीजें बस इस बुक में पढ़ेंगे। अब इसमें क्या बता दिया भाई, देखिए एक तो इतने नाम दे दिए इसने, ये तो भी याद ना हो तुमने कि संविधान सभा में कौन कौन मेंबर थे। बेटा ये सेकंड पेपर है कहीं का, बस इसमें इतना कर लेना। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की स्थापना 1946 में हुई, इसमें 389 लोगों ने भाग लिया। इसमें क्या थी, 1946 में बनाई गई थी 295, लेकिन 93 देशी रियासतों के प्रति 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन हुआ। हे भगवान, इस फोन ने खा ली मैं तो बीच में 3 बार बज लिया डीएनडी लगा सकते हो आप मैम। है बेटा, डू नॉट डिस्टर्ब वाला। यस मैम, फिर वो कॉल आएगी बट वो सामने नोटिफाई नहीं होगा। अच्छा, अरे वो मैं यूं नहीं लगाती ना, कॉलेज में कोई भी आ जाता है तो मेरे को जाना पड़ता है फिर। देख लो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, कल से यही लगाना पड़ेगा मुझे, डू नॉट डिस्टर्ब, अपना 1.5 घंटे का तक वही लगा लो। एक मिनट बेटा, एक बार पढ़ो इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल सभा वाला एक बच्चा पढ़ दो, बोरिंग सा है, पढ़ो जरा। मैंने तो ये वाला क्वेश्चन ही छोड़ दिया मैम, मैं कोई और ही कर रहा हूँ। अरे ना ना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा शुरू में ही, अब बोरिंग तो ये पूरी बुक है। कौन सा संविधान सभा बोला मैम? मैम हाँ, संविधान सभा का पढ़। हाँ बेटे। मैम मैं थोड़ा समझाऊं क्या? हाँ तू समझा दे बेटा, तो वैसे भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसमें तो क्योंकि सारा ही इसके अंदर मेनली है ना मैम आप बालाजी से पढ़ा रहे हो ना? हाँ बालाजी से ही पढ़ा रहे बेटे। मैम देखिए सबसे पहले मैम मेनली क्या है ना, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन और अभी जो बताए थे मैम, उसमें एक चीज आप मतलब थोड़ा भूल गए थे। एक्चुअली क्या होता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन में फर्क बस ये होता है कि रिटेन जो होता है ना, जब कभी भी हम कुछ भी नियम को बनाने चाहते हैं तो हमारे पास एक एक किताब है जो कि हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके रेफरेंस में कुछ भी बनाएंगे तो उसके रेफरेंस में बनाएंगे, जिसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। लेकिन अनरिटेन में क्या होता है कि हमारे पास एक पेपर के फॉर्म में होता है जो कि कहीं पे भी एक जगह रखा हुआ नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, ब्रिटिश में वहां पे अनरिटेन फॉर्म में होता है, जहां पे आप कभी भी कुछ भी बदलाव करते हो तो आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। यही होता है रिटेन अनरिटेन में। इसलिए रिटेन को कहा जाता है कि ये बहुत रिजिड होता है, समटाइम ये फ्लेक्सिबल होता है, बट हमारे पास जो अनरिटेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू चेंज एंड इजी टू कैरी। बट हमारे पास जो रिटेन है वो बहुत रिजिड भी होता है, बहुत स्ट्रांग भी होता है, उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है जब कभी भी हमें अमेंडमेंट करना होता है। इसलिए देखेंगे कि अमेंडमेंट आज तक हमारे देश में ओनली 187 हुआ है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। अब आते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हमारे यहाँ इवॉल्व हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला 3 शब्द हमको पता होना चाहिए कि एक होता है हमारे पास सेशन और एक होता है हमारे पास मीटिंग। तो मीटिंग और सेशन फर्क क्या होता है? मीटिंग एक नॉर्मल प्रोसीजर है जहाँ लोग बैठकर अपनी बातों को रखते हैं,
और डिस्कशन करते हैं। और सेशन क्या होता है, जहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। तो जब कभी भी डिसीजन लेंगे तो वो सेशन कहलाता है। और हमारे इंडिया के अंदर टोटल 11 सेशन हुए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की पूरी प्रोसीजर को अपनाया है। उसके बाद हमारे पास जब इस प्रोसीजर को अपनाए हैं तो हमने देखा है कि हमने इस संविधान के अंदर कुछ सेक्शन में बांट दिया है, जिसमें हम शेड्यूल कहते हैं, पार्ट्स कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। जिसमें से पार्ट हमारे यहाँ टोटल कितने हैं? शेड्यूल हमारे पास 12 होते हैं और आर्टिकल हमारे पास 395 होते हैं। लेकिन क्या होता है, इस बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एक होता है सब्जेक्टिव, जो मैम ने पढ़ाया था चैप्टर लर्निंग वाले में। आपकी ऑब्जेक्टिव आवाज मतलब होता है ब्रेक हो जहाँ रही पे है हम मोटी रोशन, मोटी आपकी बातों को रखते हैं। सब्जेक्टिव मतलब आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। अच्छा, सब्जेक्टिव मतलब होता है जहाँ डिस्कशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जहाँ डिसीजन लेते हैं। तो जब कभी भी हमने सेशन किया है तो उसके अंदर हमने डिसीजन लिया है। इसलिए आज तक हमारे संविधान को बनाने के दौरान टोटल हमने टोटल कितने सेशन लिए? तो 11 लिए हैं। उसी 11 सेशन के दौरान हमने एक फंडामेंटल राइट्स रखा था, जिसके अंदर हमने एजुकेशन की बात की और डीपीएसपी के अंदर बात की। तो स्टार्टिंग समय में हमारे देश के अंदर डीपीएसपी के अंदर एजुकेशन आया करती थी। बट हमारे महात्मा गांधी जो थे, उनका सोच था कि हमें अगर अपने एजुकेशन को अगर हेल्दी रखना है तो इसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा जाए। जैसे कि क्या कि हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ द पीपुल जो है वो गांव से आते हैं, और गांव जो है वो कहा जाता है गांधी जी के द्वारा कि वो दिल का धड़कन है। क्योंकि आप अगर गांव अगर समझाते मजबूत समझाते होगा तो समझाते आप ऑटोमेटिकली बहुत शहर आगे मजबूत चले गए, होगा। अभी तो बस इसलिए हम संविधान लोगों के ने फंडामेंटल राइट्स के अंदर तो मैम। कौन सा बोल रहा था बीच नहीं में? नहीं, हम रोशन आपको बोल एक रहे स्टोरी थे दे रहे हैं जिससे कि आपको ये पूरी बुक इजी लगे। नहीं नहीं, अभी मेरे को ये बताओ बीच में कौन बोल रहा था? आर्टिकल को रूट किया है, एक पता बात नहीं। बताओ मेरे को। रोशन 1 मिनट चुप हो जा बेटा, 1 मिनट चुप हो जा। रोशन 1 मिनट अपना माइक ऑफ कर ले। ये कितने अच्छे से समझा रहा है, तो बीच में कौन बोल रहा है? आई थिंक मैं ये मानती हूँ, देखो भाई मैंने एसएसटी नहीं पढ़ी, 10वीं के बाद मेरे को नहीं पता। तो आप ये बताओ, मेरे से तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, क्योंकि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसमें स्पेशल जो फर्स्ट पेपर है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, उसमें सारा इंडिया के बारे में पढ़ना है। मुझे तो इसकी बात बिल्कुल अच्छी लग रही थी। बीच में नहीं मैम मैंने ये बोला कि ये संविधान पढ़ाते पढ़ाते फिर गांधी जी के ऊपर चले गए। मैंने बोला अभी इतना नहीं समझ में आएगा, वो बहुत आगे चले गए हैं बताते बताते, तो अभी बस इसके बारे में बता दे गांधी जी के डिटेल में, साथ तो नहीं वो गया ज्यादा मैं। सही रहेगा। छोड़ो, जो हो गया ये है जो तो हो गया। आप एनीवे मैं ही बताती चलिए हूँ आगे। रोशन इसका पता। अच्छा अच्छा, अब मैं ओके अब मैम ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो रोशन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रोशन अब नहीं चुप हो जा नहीं बेटा, मैं बता रही हूँ। उस मैम, रोशन उसके बाद अच्छे से हम समझा लोगों रहा ने था। नहीं, अब मैं बोर करूंगी सबको, क्योंकि मैं खुद ही बोर होती हूँ इस सब्जेक्ट से। अब तुम सबको बोर करूंगी, लेकिन मुझे लग रहा था रोशन बहुत अच्छे से समझा रहा था। अब कोई नहीं बोलेगा, मैं ही पढ़ रही हूँ। यस मैम, मुझे समझा समझ रहे में आ रहा था इनका पढ़ाया हुआ। मैम। नहीं, वाक्य में बहुत अच्छे से समझा रहा है बेटा, क्योंकि इसने हाँ मेरे से तो ज्यादा पढ़ा है। यस मैम, ये मेरे को सही लग रहा है इनका पढ़ाया हुआ। क्योंकि मैं तो जस्ट रीडिंग करके समझाऊंगी आपको, वो उन्होंने अपने बहुत से डिटेल में बताया है वो और अपनी समझ में नॉलेज भी से समझा रहे हैं। हाँ जी यस मैम, यस मैम, वो सही समझा रहा है। उसे कंटिन्यू करने दो प्लीज। ठीक है। रोशन बोल बेटा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। मैम उसके बाद क्या हुआ कि हमने संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद हम लोगों ने दो चीज डिसाइड की। एक तो डिसाइड की कि डीपीएसपी में डाले या फंडामेंटल राइट्स में। पर एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जब हमारी देश आजाद हुई थी तो उस समय हमारे पास इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको डाल। तो हम लोगों ने डीपीएसपी के अंदर रखा। डीपीएसपी मतलब होता है कि हमारे पास तीन ब्लॉक है, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हो गया, आप नॉर्मली समझो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को समझो आप। हेलो, हाँ
हाँ बेटा सुन रहा है। बोलू क्या? हाँ बोल लो हेलो। बोल लो। हाँ तो देखिए मैम, हाँ देखिए कि हमारे इंडिया में मेनली 3 एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो हम लोग उनको प्रोवाइड कीजिए। बट हमने क्या देखा, धीरे धीरे एजुकेशन की लेवल बहुत डिक्रीज हुई, तो इसलिए हम लोगों ने अमेंडमेंट किया और हमने फंडामेंटल राइट्स एक स्पेशल लाया, जिसके अंदर हमने एजुकेशन को स्पेशल राइट्स दिया, जो कि आज के टाइम में हर एक को, जो भी 6 साल से है 14 ईयर तक, उनको हम राइट टू एजुकेशन देते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या किया, आर्टिकल का इस्तेमाल किया और हम आर्टिकल को इसके अंदर अमेंड करके दिया। रोशन कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग में बना तो हमने 4 काम किया। हम पार्ट नंबर 3 के अंदर डाल दिया। मैम आवाज ब्रेक हो रही है बेटे। मैम हाँ जी बेटे। मैम एक बार आप अपने यूट्यूब आईडी बताएंगे, मेरे को क्लास पहले की भी लेनी और आज की। हाँ तो हम लोग मैम उसके बाद हम लोगों ने एजुकेशन के अंदर हम लोगों ने 2 लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया, एक हिंदी को दिया, एक इंग्लिश को दिया। हिंदी को हम लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज कहा और इंग्लिश को हम लोगों ने एसोसिएटेड लैंग्वेज का। एसोसिएटेड मतलब होता है जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पढ़ना चाहते हो या नहीं, बट हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में फर्क होता है। नेशनल लैंग्वेज मतलब हुआ जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, पर हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी को फॉलो करता है, इसलिए हम लोगों ने उसको कभी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तरह के रिलीजन है, कास्ट है, इसलिए हम लोगों ने ऑफिशियल रखा। ऑफिशियल मतलब जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने आगे गए तो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने 14 लैंग्वेज को ऑफिशियली डिक्लेयर किया, जो कि आपको यूज किया जाता है। पर आज के टाइम में हम लोगों के पास ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेज है जो कि यूज किया जा रहा है करंट में। स्टार्टिंग में हमारे पास 14 लैंग्वेज थी। फिर हम लोगों ने 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने धीरे धीरे 1 बाई हम लोगों ने लैंग्वेज को स्टार्टिंग किया डालना, जो कि आज के टाइम में 22 हो चुका है। यही है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेनली। और हम लोग आज के समय में अगर इसको हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो शेड्यूल 8 में जाते हैं। शेड्यूल मतलब होता है जिसके अंदर हम लोगों ने मोटी मोटी बातों को रख के बता दिया है। आर्टिकल मतलब समझिए डिटेल फॉर्म, पार्ट्स मतलब समझिए एक तरीके से कंटेंट हो गया बुक के आगे जो होता है, और एक होता है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होगा एक तरीके से रिवीजन बुक। आपको अगर रिवाइज करना है तो शेड्यूल में जाइए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़िए, अगर आपको हमने कंटेंट बताया तो वो क्या पार्ट्स है, आपको पता चल जाएगा कि इतने पार्ट्स के अंदर मेरी बुक खत्म हो जाएगी। जैसे मैम ने पढ़ाया 4 पार्ट्स, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल के टोटल हमारे पास भी पार्ट्स दिए हुए, जो कि हमें डिटेल में पढ़ना है तो आर्टिकल पढ़ो, पार्ट्स पढ़ना है तो आप जाके पार्ट्स को देख लो, जिससे आपको मोटी मोटी आइडिया लग जाएगी। तो उसके बाद हमारे समय में धीरे धीरे आर्टिकल नंबर 345 के अंदर हमें ये देखने को मिलता है हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और हमें पार्ट्स के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि 2 लैंग्वेज बांटा गया है, एक को माइनॉरिटी कहते हैं, एक को मेजोरिटी कहते हैं। हमारे इंडिया में बहुत ऐसे रिलीजन है जिनकी संख्या कम है, तो उनको माइनॉरिटी कहते हैं। माइनॉरिटी के अंदर जैसे आपको पता ही होगा, मुस्लिम आते, सिख आते, जैन आते, बुद्धिज्म आते, पारसी आते, ये सभी माइनॉरिटीज है। इन्हें भी हम लोगों ने एजुकेशन के अंदर राइट्स दिया है कि आप इसलिए देखते होंगे कि हम लोग के पास टोटल 5 लैंग्वेज होते हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा लैंग्वेज दी जाती है कि आप सेलेक्ट करो। जैसे मैम ने कहा कि राजस्थान नहीं, हरियाणा में एक नई लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जा रहा है फिर से। तो यही मोटी सी बात लिखी हुई है किताब के अंदर कि हम लोगों ने संविधान बनाने के दौरान हमारे माइंड में एक बेसिक चीज थी कि हम अपने डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके और इंटीग्रिटी यूनिटी को बना कर रख सके। रोशन, तुमने इसलिए बोला ये कि मेनली यही लिखा हुआ है इस पूरे के पूरे कंटेंट के अंदर। रोशन, ये तो लैंग्वेज हम लोग को आजादी के बोलिए। बाद मिला ना, ये लैंग्वेज जो हम लोग को चुनने का वो तो आजादी के बाद मिला। इससे पहले का भी बता दो, क्योंकि उस टाइम तो हम लोग को बोला जाता था इंग्लिश ही पढ़ना है, इंग्लिश में ही सब कुछ सीखना है। ये तो आजादी के बाद हम लोग को ये लैंग्वेज का मिला कि आप चुन सकते हो, लेकिन आजादी से पहले तो वो मैं इसलिए नहीं बता। बेटा वो जो बात आप बोल रहे हो ना, वो
आप आजादी से पहले वाली जो एजुकेशन आएगी ना, उसमें आप हाँ। पढ़ोगे कि हमें कौन कौन सी भाषा के ऊपर। अब यहाँ पर सिर्फ जस्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, हमारे भारतीय संविधान को बनाने में जो सभाएं हुई उनका क्या क्या रोल था। अब मान लो मुझे कोई एक टॉपिक तैयार करवाना, मेरी क्लास में तुम सारे बच्चे हो, तो तुम सब अपनी अपनी उस टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज दोगे मुझे, और उस संविधान को बनाने में क्या क्या हुआ, हमारे देश में क्या क्या काम हुआ। मान लो तुम अब देखो जो एनईपी बनी है 2020, इसको भी तैयार करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। 1982 के बाद 1920 में आई है जो एनईपी आई हमारी, और वो भी क्या है, कोरोना के आने कोरोना वो हुआ, कभी वो नहीं हुई, और अब 2025 में जाके वो शुरू होएगी इस सेशन से, ठीक है। तो इसने पूछा है सिर्फ जस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो हमने सभाएं की, जो असेंबली की, उनका क्या रोल है। तो इसमें सारी हिस्ट्री लिखनी है उस टाइम पे कि जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने क्या क्या किया होगा। मंत्रिमंडलों की बैठक बुलाई हमने, लेकिन और उसके बाद सबने क्या है अपने अलग अलग, और अगला जो क्वेश्चन आएगा ना वो आएगा कि हमने भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया है। हमारा जो संविधान है अकेला हमारा नहीं है, कुछ चीजें हमने किसी देश से उठा रखी है, कुछ चीजें कुछ किसी देश से उठा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभाएं हुई है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज हुई हैं, उनका क्या रोल है, उन्होंने कब कब कौन कौन सी हुई, कितने लोगों ने इसमें सदस्य कितने लोगों ने इसमें भाग लिया, ये सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। इसने बोला है यहाँ पर असेंबली में 3 जून 1947 में कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज के कारण माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, हमारा लास्ट जो वाइसरॉय था इंग्लिश अंग्रेजों का वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, लास्ट वाला जो था। तो 1947 में पास किया 3 जून 1947। वैसे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन ये पहले ही 1946 में छोड़ के जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने पता था कि अब हमें भारत को आजाद करना पड़ेगा। अब आजाद करना पड़ेगा तो भाई भारत का संविधान भी हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कानून ने भारत को 2 राज्य, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस विभाजन में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई कि भाई अब भारत और पाकिस्तान तो अलग हो जाएगा, तो हमारे देश में भी कुछ रूल्स और नियम होने चाहिए। इसके लिए बार बार सभाएं की गई, भाई जिसको जो चीज अच्छी लग रही है उसके बारे में हमें बताइए ताकि हमें उसको अपने कानून में शामिल कर सके। और इसमें हमारी इस विभाजन के बाद जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, जो संविधान सभा बनी उसमें 324 सदस्य थे, ठीक है। और जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस विधानसभा में कुछ नेताओं के नाम भी लिखे गए। इसमें जस्ट आपको हिस्ट्री लिखनी है कि जो हमारी संविधान सभा थी कहाँ कहाँ पर हुई, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किस किस का क्या क्या योगदान था, ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री की यानी कि एक स्टोरी सी याद करके लिखनी है इसके अंदर। फिर इसने बता दिया कि मेन आदमियों के नाम बता दिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना आजाद थे, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पंत, ये कृष्ण स्वामी अय्यर, बहुत सारे लोगों के नाम। किस किस के नाम याद रखोगे, 2-4 नाम याद कर लेना। और किसी का याद ना रहे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तो हमें याद ही रहेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, जो राष्ट्रपति थे, उनके तो नाम याद ही रहेंगे, वो भी सदस्य थे इसके। तो 2-4 नाम इसमें लिख देना। इसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं जो हमें याद नहीं रहेंगे, मुझे तो रहेंगे नहीं भाई। अब आगे आता है आपका मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कि सभा का क्या अर्थ होता है। सभा का अर्थ ये है कि हमारा एनसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग संविधान सभा एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम नए कॉन्स्टिट्यूशन पर विचार करने और वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं, ये सारी चीजें। सभा क्या होती है, मैं लोगों की एक कमेटी बुलाती हूँ, तो उसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें संविधान बनाने में अपने विचार देगी, ठीक है। मैं किसी भी नई चीज को जब लाना चाहती हूँ देश के अंदर, तो एकदम से खाली मेरे बनाने से वो चीज नहीं होगी, उसके लिए बहुत सारी असेंबलीज होंगी इकट्ठी, उसमें सब अपनी राय देंगे, कोई मेरे पक्ष में होगा, कोई मेरे विपक्ष में होगा जो मैं बात रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या होती है, एक ऐसी सभा जिसमें एक प्रतिनिधित्व संस्था होती है जो नए संविधान को बनाने में अपने विचार प्रस्तुत करती है और नए पुराने संविधान से नए संविधान में क्या चेंजेस करना है ये वाले। देखो भाई, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसका था, अंग्रेजों का बनाया हुआ था। इसलिए क्या है, वो चले गए तो भाई हम सारी चीजें अंग्रेजों वाली क्यों जिए, हमें अपना संविधान खुद बनाना है। इसलिए तब इसकी मांग उठी थी, तब सभाएं बनी थी। सभाओं की मांग क्यों की गई भाई, हम सारा का सारा अंग्रेजों वाला ही पढ़ रहे थे। सभा की मांग इसलिए की जब हमारा देश आजाद
आजाद हो रहा है, तो हम गुलामी की जिंदगी से आजाद हो रहे हैं, तो हम अंग्रेजों के दिए हुए नियमों को भी नहीं मानेंगे। इसलिए इस विधानसभा की मांग की गई कि एक नई सभा बुलाई जाए, वो बताएगी कि कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजें, और इसमें 324 आदमी थे, 324 लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए कि भाई हमारे देश के लिए ये कानून सही है। ठीक है, तो इसमें सबके अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसमें बता दिया 1924 में केंद्रीय विधानसभा में संविधान सभा की मांग, कि किस किस ने कब कब अपनी संविधान सभा की मांग उठाई, ये बात बताई गई है। इसमें सर्वप्रथम गांधी जी ने 1922 में उठाई, उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने उठाई, और 1934 में ही कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया कि हमें अपना संविधान लगाना है, फिर से हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। 1939 में गांधी जी ने हरिजन नामक की एक पत्रिका, उसमें भारत की समस्याओं के लिए संविधान सभा बनाने की बात की गई। ठीक है, तो यानी कि कब कब लोगों ने मुद्दा उठाया। अब देखो कोई सी चीज में हम चेंज करना चाहते हैं तो हम अपनी आवाज उठाते हैं ना, ठीक है, हम रिट डालते हैं ना कि भाई ये चेंज होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि संविधान सभा की मांग किस किसने की, कब कब की। ठीक है, और ये मांग तो क्या भाई आजादी के पहले ही की गई थी कि हमें आजाद भी करो और हमारे अलग से रूल बनाओ, क्योंकि अंग्रेजों का तो क्या था, जब जी करता तभी कोई नया रूल निकाल देते थे। उसके बाद 1946 में बताया गया है इसने कैबिनेट मिशन योजना, इसको बेटा अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये मैं आपको ना तो इतने सारे जितने भी इसमें ये दे रखे हैं ईयर दे रखे हैं वो भी याद नहीं होंगे, आप जस्ट थोड़ा सा रीड करके एक स्टोरी के टाइप से इसको पढ़ लो। नहीं तो संविधान के ऊपर बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएंगी, आप उनको देख लो कि हमारे संविधान के लिए क्या क्या हुआ था। ठीक है, आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे उस चीज को। उसके बाद बताया इसने कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जब सेकेंड विश्व वर्ल्ड वॉर की समाप्ति हुई तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कैबिनेट को भारत भेजा। ठीक है, उन्होंने ब्रिटेन से ही एक कैबिनेट यानी कि कुछ लोगों को भारत भेजा, दिल्ली भेजा। 24 मार्च 1940 को यह दिल्ली आया और भारत मंत्री सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रेप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। भाई इतने ही अंग्रेजों के नाम ही ना तो याद होने वाले, बस ये याद कर लेना। एक कैबिनेट भारत आया, दिल्ली पहुंचकर उसने नेताओं से बातचीत की। बेटा पेज नंबर 5 है, हिंदी में पढ़ रही हूँ मैं। मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की मांग पर अड़ी हुई थी, इसलिए भारतीय नेताओं के बीच सांप्रदायिक प्रश्न को लेकर कोई समझौता नहीं हो सका। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना तैयार की, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया और सुझाव देते हुए भारत को एक भारतीय संघ बनाया। ठीक है भाई, इसने बता दिया कि कैसे क्या क्या था कैबिनेट प्लान 1946 में, क्या क्या हुआ इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी भारत और पाकिस्तान को अलग करना भी ये किसकी थी चाल, ये भी अंग्रेजों की थी। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ ये सारी सभाएं हुई, मांग हुई, फिर इन्होंने अंग्रेजों ने भी एक कैबिनेट मिशन भेजा कि भाई देखो क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फिर किसकी प्रोसेस चली, भारतीय संविधान को तैयार करने की। ठीक है, भारतीय संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। इस संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसने तेजी से इस कार्य में तेजी से स्वाधीनता के बाद ही आई। लेकिन तेजी कब आई, जब हमारा भारत आजाद हो गया। पहले बैठक तो 9 दिसंबर 1946 हुई, लेकिन अच्छे से जो काम शुरू हुआ वह हमारा भारत आजाद होने के बाद ही हुआ। पहले श्री सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया, इसके बजाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 सितंबर 1946 में सभा का स्थायी सदस्य बना दिया गया। देखो भैया मुझे ये बताओ, ये इतनी चीजें याद हो जाएंगी तुम्हें? अब प्रेजेंट की तो चीजें याद नहीं हो रही, तो अपनी कुछ एक स्टोरी की तरह इसको लिख देना अगर क्वेश्चन आ जाए तो। प्रोसेस ऑफ मेकिंग, सबसे पहले जो संविधान है एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन जो अच्छे से काम हुआ वह भारत की आजादी के बाद ही हुआ। फिर आप बता देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका एक अध्यक्ष बना दिया गया। नेहरू जी को 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यानी कि नेहरू जी ने भी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। पर्पस रिलेटेड प्रपोजल, उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव। अब ये जो नेहरू जी ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव लिखा था, इसमें क्या लिखा है उन्होंने, प्रपोज रिलेटेड प्रपोजल। निर्माण के लिए संविधान सभा में जिन उद्देश्यों व सिद्धांतों को पूरा करने का आग्रह था वह सभी प्रस्तुत किए गए। इसमें क्या क्या लिखा देखो भाई, संविधान सभा भारत की प्रभु सत्ता संपन्न प्रजातंत्रीय गणराज्य घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए संविधान बनाने के लिए अपने दृढ़ और पवित्र निश्चय की घोषणा करती है। ठीक है भाई, भारत को एक डेमोक्रेटिक, ठीक है, एक डेमोक्रेसी
स्टेट घोषित करने के लिए और भविष्य में जो भी हमें शासन प्रणाली चलानी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए अपने दृढ़ और निश्चय की घोषणा करती है। ये बात उसने लिखी। इस क्षेत्र, इस समय जो क्षेत्र इसमें ब्रिटिश भारत या भारतीय रियासतों के अंतर्गत है तथा भारत के अन्य भाग जो ब्रिटिश भारत का रियासतों के बाहर है, वे सभी अगर प्रभु सत्ता संपन्न भारत में मिलना चाहते हैं तो सभी मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। देखो भाई, जब भारत आजाद हुआ ना, हमारे पास 500 पता नहीं 72 कितनी रियासतें थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 500 कुछ रियासतें थी। सबको ये बोला गया था कि भाई अगर आप हिंदुस्तान में मिलना चाहते हो तो आप हिंदुस्तान में मिल सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हो। ठीक है, उस समय ये बात हुई थी। तो बहुत सारी रियासतें हिंदुस्तान में ही रह गई, कुछ रियासतें क्या है पाकिस्तान में चली गई। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो चारों तरफ से तो जिनकी रियासतें हिंदुस्तान में मिल गई। जैसे आपका हैदराबाद था, हैदराबाद के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन हैदराबाद की चारों तरफ की जो रियासतें थी वो इंडिया में आ गई। अब इंडिया में आ गई तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को एक वो दे दिया, एक नीचे दे दिया, एक कहीं दे दिया, एक कहीं दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर मजबूरन हैदराबाद को भी भारत में ही मिलाया गया, क्योंकि हैदराबाद के नवाब चले गए थे यहाँ से छोड़ के। उसके बाद एक और था एमपी, एमपी में भी थी कोई रियासत जो उसमें मिलना चाहती थी, पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन बीच में जो आपका राजस्थान का, गुजरात का एरिया था वो ऑलरेडी भारत में मिल चुके थे। तो ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर हमें बात करनी है। ठीक है, आपको पता है जो हमारा कश्मीर था, जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र जम्मू, और ये भी बोला गया था जरूरी नहीं है कि आप भारत और पाकिस्तान में मिलो, आप अपनी अलग स्वतंत्र भी रह सकते हो। तब जो जम्मू कश्मीर था वहां का जो राजा था उन्होंने खुद को स्वतंत्र रखा, ना तो वो भारत में मिला और ना ही वो पाकिस्तान में मिला। लेकिन जैसे ही आजाद हुआ रियासतें मिली, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। तब जम्मू कश्मीर का जो राजा था, वहां की जो जनता थी वो तो मुस्लिम थी, लेकिन जो राजा था वो हिंदू था। तो उसने पाकिस्तान में जाने के बजाय वो भारत में आया। लेकिन भारत वालों ने ये बोला हम आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आप हमारे इंडिया के अंदर शामिल हो गए। तो उन्होंने क्या है उसी टाइम फटाफट क्या है सिग्नेचर किए कि मैं भारत के अंदर शामिल हो रहा हूँ, लेकिन हमें स्पेशल अधिकार दिए जाएंगे। वो मोदी जी ने वो बीच में वो कौन सी धारा हटाई थी ना 370 वाली, वो यही थी कि उनको स्पेशल राइट था, वो स्पेशल राइट उनको हटाया गया था। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई आपकी। मैं भी टॉपिक से भटक गई। नहीं मैम, इंटरेस्ट रोशन की तरह यस मैम, आपने भी अच्छा समझाया। रोशन की तरह मैं भी रियासतों की बात आई तो मैं वहां पे पहुंच गई। उन सभी क्षेत्रों में अपनी सीमाओं, अब क्या है इसमें भाई अल्पसंख्यक वर्गों, पिछड़े हुए कबीले, जातियों की काफी सुरक्षा व्यवस्था होगी। उन्होंने बात की गई कि जितने भी पिछड़े हुए हैं कबीले हैं, जातियां हैं, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हमें अपने संविधान में देखना है। भारत के सभी लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, क्या क्या पद हैं हमारे देश में, यानी कि कौन कौन सी जॉब पे क्या क्या पद रहेगा, क्या क्या अवसर रहेंगे, कानून की सबको समानता रहेगी, धर्म सबका, सभी धर्मों को बराबर माना जाएगा, ये सारे कानून भी हमें सुरक्षित करने हैं इसके अंदर। और क्या बात की गई हमारे उन सभी क्षेत्रों का जो अपने वर्तमान सीमाओं सहित जो संविधान सभा द्वारा उसके बाद संविधान की विधि निश्चित की जाएगी, यानी कि वे सभी क्षेत्र जिनका अलग अलग दायरा जैसे बना दिया ना। देखो हरियाणा तो काफी बाद में बना था, 1966 में बना था, लेकिन उससे पहले जितने भी राज्य बने, जैसे यूपी बना, पंजाब बना, उनका दायरा निर्धारित कर देना है हमें पहले से ही, ताकि बाद में कोई दिक्कतें ना आए। ये सारी चीजें गांधी उसने नेहरू जी ने अपना जो उद्देश्य पत्र दिया था उसमें बताई गई। उसके बाद संविधान सभा की समितियां, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, अलग अलग कमेटी हुई भाई, सिर्फ एक बार बैठक बुलाने से काम नहीं चला, बहुत सारी बैठकें हुई हैं, बहुत सारी कमेटी बनाई गई हैं, तब जाके हमारा संविधान। तभी तो देखो ना पूरे 3 ही साल लग गए, 2 साल 11 महीने 18 दिन तो और 12 दिन हो जाते, पूरे 3 साल हो जाते। ठीक है, तो संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा में कार्य सही ढंग से चलते रहे इसके लिए कुछ कमेटीज का गठन किया गया। इसमें आपकी कमेटीज थी संघीय शक्ति समिति, कौन कौन सी थी भाई, संघीय शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों से संबंधित कंसल्टेंसी समिति, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समिति, चीफ कमिश्नर के प्रांतों से संबंधित समिति।
देखो भाई, जो आपका इंग्लिश मीडियम है उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें डायरेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया गया है, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम में हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो सभा हुई थी उसका था। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले ये मत देखना कि मैडम पता नहीं कहाँ से पढ़ा रही है, ठीक है। तो आप जस्ट सुन लो, आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं है। अब है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी, बता दी इसने कुछ, ये इन्होंने कमेटीज बनाई थी, ठीक है। आपकी स्टेट से रिलेटेड, आपकी जो भी SC ST हैं उनके अधिकारों से रिलेटेड कंसल्टेंट समिति बनाई, जितने भी हमारे क्या है यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन पावर के लिए इन्होंने कमेटी बनाई, यूनियन और स्टेट के बीच में क्या क्या फाइनेंशियल रिलेशन की है, उसके क्या क्या फाइनेंशियल रिलेशन रहेंगे, ये वो इसके बारे में एक कमेटी बनाई। चीफ कमिश्नर के स्टेट से संबंधित क्या क्या कमेटीज है ये वाली। उसके बाद इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बुलाई। इसमें क्या बताया गया कि विभिन्न प्रकार की समितियों के आधार पर संविधान का जो अलग अलग इन्होंने जो कमेटी बिठाई थी उनको अलग अलग काम सौंपा गया कि भाई जैसे पहले वाली कमेटी थी हमारी यूनियन पावर्स को लेकर, उन्होंने यूनियन टेरिटरी जितनी बनानी थी हमारे देश में उनके पावर्स के बारे में, उनके रूल्स के बारे में लिखा। दूसरी ने स्टेट के बारे में लिखा। एक कमेटी बनाई उन्होंने स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, तो उसने सारा जितने भी स्टेट बनने वाले थे उनके बारे में लिखा। एक कमेटी बनाई उन्होंने जितने भी SC हैं STs हैं उनके अधिकारों को लेकर, तो उन्होंने उसके बारे में अपनी रिपोर्ट दी। और एक बनाई हमारी जो भी हमारे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंशियली जो भी लेन देन होएगा उससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट इसने दी। और फिर उसके बाद चीफ कमिश्नर ने जो स्टेट से संबंधित क्या क्या उनके बीच पावर रहेगी वो सारी चीजों की कमेटी दी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, इन सारी कमेटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जितनी भी ये समितिज हैं इनका एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भाई मैंने मान लो यहाँ पर मैंने बना दी, ग्रुप बना दिया मेरी क्लास में से और एक बच्चे को उन सब का क्या बना दिया, आपका अध्यक्ष बना दिया कि भाई मैंने जो जो काम लिया है इनसे आप जो भी रिपोर्ट देंगे वो आप इनसे कलेक्ट करोगे और मुझे दोगे, ठीक है। तो इसने अध्यक्ष नियुक्त किया और इस समिति के 6 और सदस्य भी नियुक्त किए गए। गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल। देखो भाई इतने नाम तो भाई मैं नहीं बोलूंगी कि तुम याद करो, नहीं कर पाओगे, तो जस्ट जो मोटी मोटी बातें कुछ याद ना रहे तो भीमराव अंबेडकर ही लिख देना हर जगह, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने इसका एक अध्यक्ष, भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद 5 दिसंबर 1947 को ये अलग अलग जो ये लोग बताए गए हैं इन्होंने जो भी किया ये पढ़ लेना। इस समिति के द्वारा बनाए गए प्रारूप पर 15 नवंबर 1948 को संविधान सभा में विचार शुरू हुआ। 7,635 प्रस्तावों को इस प्रारूप में संशोधन के लिए पेश किया। अब देखो भाई सबने कितने लेटर बना दिए भाई, 7,635 सबने दिए ही अपनी अपनी रिपोर्ट, इतने प्रस्ताव बताए, उनमें से सिर्फ 2,447 पर ही विचार किया गया, ठीक है। आप देखते हो ना पेपर जमा कराते हो 10 में से अगर मान लो मेरे को कोई 3 बच्चे चुनने हैं तो टॉप जो अच्छे हैं उन्हीं का चुनूंगी, तो इनमें भी ऐसा ही था। 7,635 प्रस्ताव आए और उसमें से सिर्फ 2,473 पर ही विचार किया गया, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया। 14 नवंबर 1949 संविधान का जो तीसरा वाचन था 14 नवंबर, अब ये बता दी किस किस दिन बैठक बुलाई गई, वे वाली बातें बताई गई हैं। और कंक्लूजन में क्या हुआ, एट लास्ट 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। इस दौरान संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए, ठीक है, और इन सभी के 11 अधिवेशन और 165 दिन तक विचार किया गया। बस ये था क्वेश्चन। क्या था आपका कि जब हमें भारतीय संविधान बना तो उसको बनाने में जो सभाएं हुई उनका क्या रोल था, ये वाला क्वेश्चन आपको था। अब कुछ समझ में आया या नहीं आया है? मैम हाँ जी। मैम ये वाला जो क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे MDU के सिलेबस में तो मुझे नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है कंकरेंट स्टेटस ऑफ इंडियन एजुकेशन ही है, वहां से दिख रहा है मीन सेकंड क्वेश्चन। जी मैम। कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हाँ यहीं से हुआ है शुरू, लेकिन जो आपका जो यूनिट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया बेटा। ठीक है मैम,
ठीक जो हमारी यूनिट शुरू हुई ना वो भारतीय संविधान से शुरू हुई है, तो इसलिए इन्होंने जो मेन क्वेश्चन ना डाल के पहले थोड़ा सा ये भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे, फिर जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन उस पे आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ओवरऑल ये सभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही तो पार्ट है ना? हाँ जी, ठीक ठीक है। क्योंकि सारे आर्टिकल भी इसी के अंदर आएंगे, जो आपके ये फंडामेंटल राइट्स भी इसी के अंदर है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी के अंदर है, अलग अलग आर्टिकल्स भी इन्हीं के अंदर हैं। यस मैम। और ये 14, 15, 16, 30, 51 बस यही आर्टिकल है हमारे में। इसमें आर्टिकल और भी दिए गए हैं जो आपका 41, 45, 46, 28 ये नहीं है हमारे में। हमारे में है क्वेश्चन 11वां, 14, 15, 16 ये वाले आर्टिकल, जो आर्टिकल दे रखे हुए ना सिर्फ वही पढ़ने हैं आपको। मतलब यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स ही पढ़ा रहे हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, बस इसमें 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल दे रखे हैं, और वैसे बुक में तो बहुत सारे आर्टिकल बता रखे हैं। यस मैम। तो जो आर्टिकल हमारे से रिलेटेड है ना वही पढ़ेंगे हम। तो भाई ये महाभारत समझ में आई? हाँ मैम समझ तो आई, बट थोड़ी थोड़ी आई है लिखने ना। के लिए समझ में आ गई मैम, बट लिखने का थोड़ा सा इशू है। पॉइंट कम मिलेंगे ना इसमें, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ना बस ऊपर से देख लिया एग्जाम के हाँ, लिए बस नहीं। एक बार ना अगर मान लो आप मैडम मेरे सर के ऊपर से पूरा चला गया। और तो वैसे समझना कई तो लोग बोलते हैं, नहीं आएगा नहीं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी इस क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं कर रखा। मैम ये सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है। बेटा फिर हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो ऐसे ही होती है, इसमें पूरी हिस्ट्री लिखनी है, हमारे संविधान के बारे में सारा पढ़ना है, और संविधान में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या है वो सारी चीजें पढ़नी है, पढ़नी तो पढ़नी। क्वालिटी है मिक्स। मैडम कुछ भी समझ में नहीं आया सर, पूरा सर से ऊपर गया। भाई मैं क्या बताऊं, मैं तो बस मैम मैं 2 मिनट में समराइज कर दूं क्या? कर दे बेटा, तू कर दे, मैंने तो तेरा बहुत अच्छा लग रहा है कि तू संविधान मेरे से तो अच्छा जानता है। देखो नॉर्मली संविधान को इमेजिन करो कि संविधान मतलब तुम्हारे घर का जो तुम्हारा जो विरासत है वो संविधान है। जब भी हम कुछ करने जाते हैं ना तो हम अपने विरासत को देखते हैं कि हमारा जो विरासत है कहीं ऐसा कुछ ना करे जिससे हमारी विरासत पे कोई उंगली उठाए या हमारी विरासत को कमजोर साबित करे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 3 यूनिट में बांट दिया है। नॉर्मली सोचो वो 3 यूनिट क्या है हमारे लिए, इंडिया एज अ सेंटर, स्टेट एज अ फादर और लोकल एज अ चाइल्ड। तो हम लोग कौन है, चाइल्ड है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी कौन है, फादर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कौन है, दादाजी है। मान लो ये है, तीनों को अगर हम देख लिए तो अब हम इन तीनों के लिए हम ऐसा क्या काम करें जिसे हम अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करें। तो उसके लिए हम लोग प्रियम्बल जानते हैं। प्रियम्बल को अगर जान जाओगे तो समझो ये बुक ये चैप्टर खत्म। प्रियम्बल के अंदर नेचर होनी चाहिए ना, जैसे मान लो हम अपने आप को कैसे दिखाए सोसाइटी के अंदर कि कोई हमको देख के बोले कि रोशन अच्छा है या राम अच्छा है या कोई भी। तो हमारे पास 5 शब्द हैं, एक है सेकुलर, एक मैम है आप समझा दो ना, सॉवरेन, एक इसे है। रोशन क्यों समझ। क्या हुआ बेटा, क्लास में तो बोलने का सबका अधिकार है ना। मैं तो समझा ही नहीं थी, वो तेरे सिर के ऊपर से गया है ना। अब एक बात होता, कोई बच्चा बता रहा है और मुझे लग रहा है रोशन बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। मैंने भी नहीं बताया ऐसे, तो जैसे अब ये बता रहा है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारे फादर और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे दादाजी, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने जा रहा है ये। मैम उसकी आईडी प्रोवाइड करा दो, मैं डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर लूंगा। ओ भाई मैं तो यहाँ ना तो किसी की आईडी प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है, उसी से पूछ लियो तुम। क्लास में ये आईडी की बात करते हो तो फिर मैडम आपकी गुस्सा करती है, ठीक है। अब समझाऊं मुझे, मैम? हाँ बता बेटा, तू बता, मुझे तो नॉलेज नहीं मिली। देखो बेटा, नॉलेज कहीं से भी मिले ना, आप वहां से ग्रहण कर लो उसको। हाँ तो उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने
ऐसा क्या हम इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में करें? हमारे जो देश के जो भी प्रमुख नेता थे, उन्होंने सोचा ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हम अपने देश को सुरक्षित भी रख सके, सिक्योर भी रख सके और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स कंट्री में आते हैं। पूरे वर्ल्ड को अगर घूमना है तो उससे अच्छा इंडिया घूम लो, ये कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके लिए कैसे पता चले कि इंडिया एक बहुत खूबसूरत देश है? तो उसके लिए हमारे पास 5 शब्द हैं, उस 5 शब्द को समझना है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर यही 5 शब्द के ऊपर फोकस किया गया है, जिसके अंदर इतने सारे मीटिंग हुए हैं, सेशन हुए हैं और जिसके अंदर अमेंडमेंट भी हो रही है आज के टाइम में। तो 5 शब्द क्या है? सेकुलर। सेकुलर मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे कोई रिलीजन को हम नहीं मानते हैं, जैसे कि ब्रिटिश, वहाँ कोई भी रिलीजन को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते। इंडिया, हम ऑल रिलीजन को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी को अलाउ है, आप अपने हिसाब से रह सकते हैं। ब्रिटिश क्या है? वहां पे कोई भी रिलीजन की बात नहीं करेगा, वहां जिसको जैसे रहना रहे, कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर हमारे इंडिया में आइडेंटिटी भी है और रिस्पेक्ट भी है। ये हो गया सेकुलर। दूसरा शब्द है हमारे यहाँ सॉवरेन। सॉवरेन मतलब आप अपनी डिसीजन जब भी लोगे तो आप अपने से लोगे, बिना किसी प्रेशर में आकर, दैट इज सॉवरेन। भारत कैसा दिख रहा है? तो 2 तरीके से दिख गया। तीसरा, हमें भारत को और दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो भारत को हम डेमोक्रेटिक दिखाएंगे। डेमोक्रेटिक मतलब हमारी जो पावर है वो लोगों के पास होगी, ना कि किसी एक समुदाय के पास। जैसे कि हम देखते हैं, ब्रिटिश में देखते हैं, मुगल में देखते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं तो हम राजाओं को देखते हैं, अशोका के समय में, गुप्ता के समय में। तो हमने क्या किया? पावर्स को लोगों के हाथ में दे दिया कि आप जिसको चाहो उसको आप अपने पसंद से चुन सकते हो। जो भी जीतेगा वो रूल करेगा हमारे लिए और हमारे हिसाब से करेगा कुछ भी। तो ये तीसरा शब्द है। चौथा हमारे यहाँ सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब एक ऐसा समाज जिसके यहाँ हम 3-4 फैक्टर के ऊपर काम करेंगे। जैसे हमारा पहला फैक्टर है सोशल। सोशल मतलब सामाजिक मुद्दे, जहाँ पे पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है। जैसे कि अब अभी हम पढ़ किसको रहे हैं? एजुकेशन को। तो वन ऑफ द फैक्टर क्या है समाज के अंदर? एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, माल न्यूट्रिशन। ये सब कुछ शब्द हैं जो कि सोशल फैक्टर के अंदर आती है, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि सभी को अधिकार दिया जाए और सभी लोग इस रिसोर्स को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को अच्छे से जी सके। चौथा शब्द हमारे यहाँ आता है जिसको बोलते हैं हम ये रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या है? अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी चाहे तो पीएम बन सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप भी एक डॉक्टर बन सकते हैं। बट हम जब पीछे जाके देखते हैं ब्रिटिश के अंदर, तो वहाँ क्या है? राजा ही का बेटा राजा बनेगा, ना कि कोई और। हमारे देश में बेस्ट एग्जाम्पल है एपीजे अब्दुल कलाम है, आज के समय में मोदी जी हैं। तो हम लोग प्रिविलेज नहीं देख रहे हैं, हम लोग टैलेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये 5 है। इस पांचों को कैसे हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं? तो उसके लिए 4 शब्द है। आप जस्टिस कैसा होना चाहिए? सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे। आपको जस्टिस चाहिए तो आपके लिए हमारे पास जुडिशियरी है। अगर आपको इक्वालिटी चाहिए तो इक्वालिटी में आपको जुडिशियरी है। उसके बाद आपको फ्रेटर्निटी चाहिए, मतलब किसी एक इंडिविजुअल की भी हमारे भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर ध्यान रखा जाता है। हम एक एक इंसान के ऊपर वर्क किए हैं हमारे संविधान के अंदर। क्यों? क्योंकि एक एक इंसान से क्या होता है? हमारा बिल्डअप होता है, जिसको हम आज के समय में यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको भारत से और इंडिया से जाने जाते हैं। तो ये चीजें ही डिस्कस हुई है, जिसके अंदर अभी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो एजुकेशन को लेकर स्पेशली पढ़ रहे हैं। वन ऑफ द फैक्टर क्या है? हमारे पास एजुकेशन है, जिसके अंदर मैम आगे की यूनिट में बताएंगी। तो जो भी हमने पढ़ा है ना यूनिट 1 में, जो मैम समझाए, तो उसके अंदर मेनली यही 8 टर्म है। आपको इक्वालिटी के ऊपर ध्यान रखा गया है, लिबर्टी के ऊपर ध्यान गया है, जस्टिस के ऊपर, फ्रेटर्निटी के ऊपर। ये 4 चीजें जो हमें प्राप्त करना है देश से। हमें इक्वालिटी नहीं मिलेगा तो हम डिस्टर्ब होते हैं, अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो डिस्टर्ब होंगे, हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम डिस्टर्ब होंगे, हमारी बोलने की, सोचने की, घूमने की, बिजनेस करने की, जॉब करने की छीन ली जाएगी लिबर्टी, तो हम डिस्टर्ब होंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमें संविधान देता है कि अगर आप चाहते हो सरवाइव करना अच्छे से तो ये संविधान आपको अलाउ करता है। लेकिन हमने समय के साथ देखा कि एजुकेशन एक ऐसा था जो कि हमें नहीं मिल रहा था। हमने अंतिम में उसे राइट टू एजुकेशन के अंदर डाल दिया, जिससे कि आज के समय में हर बच्चे को मौका मिल रहा है पढ़ने का और वो अपने आप को एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। 9 शब्दों एक पे तो ध्यान दो, एग्जाम में लिख के आ जाओ बस। और एक ये भी है धर्मनिरपेक्ष, मतलब कि हमारे यहाँ धर्म के में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी जाति हम लोग के लिए समान है। तो वही तो है सेकुलर। सेकुलर मतलब ऑल हाँ ऑल रिलीजन।
हाँ इसको लिख के आ जाओ, ये 9 शब्द याद रखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेकुलर, उसके बाद सोशलिस्ट, इतने शब्द, रिपब्लिक, रिपब्लिक, ये 9 शब्द याद होगी, पूरी की पूरी तुम लिख के आ जाओगे आराम से। रोशन एक बार अब रिपीट मुझे एक करो। बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, बस एक बार पहले मेरी सुन लो। क्या एक बार मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको रोशन जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है? तुम हमेशा बोलते तो हो कि रोशन डिस्टर्ब करता है, क्लास में डिस्टर्ब करता है, लेकिन मैं मानती हूँ इस बच्चे को मैम नॉलेज यूपीएससी डिटेल तक है। मैम यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, मुझे बीएड की करनी है। हाँ, आपको तो बीएड की ही करनी है बेटा, पता है मुझे। लेकिन हमें हमारे संविधान के बारे में तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। देखो इसमें मेरी भी कमी है, मैं भी इंटरेस्ट नहीं लेती। मैं भी आप लोगों जैसी हूँ। मैम सॉरी, एक सेकेंड प्लीज, कोई बुरा मत मानना, हम 1 मिनट का बस टाइम नहीं, ले बुरा रहे मान हैं लूंगा हम। मैं, प्लीज। रोशन ये पॉइंट नहीं रिपीट कर दीजिए एक जो बार ना रोशन ये पॉइंट रिपीट कर दो, ये बच्चे लिख लेंगे एक बार। जो नौ बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको जानना है ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या, मतलब हमारा भारत क्या चाहता है हम लोगों से, तो हमारे पास 5 नेचर है। नेचर मतलब किसी को जानना है ना, तो आपके अंदर 5 नेचर होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं, सच बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें ठीक से बैठना आना चाहिए, हम पढ़े लिखे हो। तो हमारा भारत 5 तरीके से दिखता है पूरी दुनिया के अंदर। एक डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक है, हमारी पावर हमारे हाथ में। हम अगर चाहेंगे तो केजरीवाल को बनाएंगे, हम अगर चाहेंगे तो मोदी जी को बनाएंगे, हम चाहेंगे तो राहुल गांधी को बनाएंगे, ये डेमोक्रेटिक है। दूसरा शब्द है हमारे पास रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब अगर अभी आप सोचते हैं, सपना देखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, तो कोई भी वर्ल्ड में आकर आपको ये नहीं कहेगा कि आपको नहीं बनना है। हम रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब हमारे पास हमारे टैलेंट के हिसाब से हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। तीसरा है हमारे पास सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है एक ऐसा देश धर्मनिरपेक्ष। जहाँ पे हम किसी भी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब जो भी संसाधन भारत के अंदर मौजूद है उसके ऊपर हर एक इंसान का, चाहे वो एक छोटे से गांव से आए या अंबानी का बेटा हो, दोनों का अधिकार है। जैसे कुंभ था, मोदी जी भी डुबकी लगाए, हम भी डुबकी लगाए, किसी ने किसी को रोका नहीं है। दैट इज सोशलिस्ट। हर रोका था संसाधन के भाई, ऊपर सबका मुस्लिम की अधिकार। एंट्री नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, कौन कहता है मुस्लिम की एंट्री नहीं थी? कौन कहता है? मैम इस टॉपिक को इग्नोर कर दीजिए, हाँ चलो आगे क्योंकि पढ़ाओ वो बेटा। अब वो हो रहे हैं, तो अब क्या ही कहा जाए। अगर आपको दिक्कत है तो आप जुडिशरी के पास क्यों नहीं चले गए? जुडिशरी तो है ना, उस पर तो भरोसा कर सकते हैं आप। चलिए मैम आगे हाँ बढ़ते हैं। अब हमें हाँ भारत के अंदर ये 5 चीज तो हमने बता दिया कि मेरा ऐसा नेचर है। इस नेचर को प्राप्त कैसे करेंगे? तो इसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी कौन उठाता है? हमारे माता पिता, हमारे समाज, हमारे स्कूल, हमारी फ्रेंड्स। तो हमारे फ्रेंड्स कौन है? तो वन ऑफ द फ्रेंड हमारा जस्टिस है। दोस्त हमारे लिए खड़ा होता है जस्टिस करने के लिए। हमारे स्कूल खड़ा होते हैं लिबर्टी देने के लिए। हमारे समाज होते हैं इक्वालिटी देने के लिए। हमारा जो पर्सनल, जिसको हम अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, वो होते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देगा और साथ में ये भी ध्यान देगा कि उस बच्चे को घर में किसी भी तरीके से इग्नोर ना किया जाए। उसके यूनिटी को भी ध्यान दिया जाएगा, उसकी इंटीग्रिटी को भी ध्यान दिया जाएगा। इंटीग्रिटी मतलब होता है कि एक साथ रहना, और यूनिटी मतलब होता है कि एक साथ रहने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम एक साथ रह सकें। तो ये चीज फैक्टर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड में। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। अगर ये 9 शब्द अगर आप समझते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। जस्टिस कैसी चाहिए? सामाजिक जस्टिस चाहिए। समाज में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इकोनॉमिक लेवल पे अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब प्रोवाइड करवाएगी एक गवर्नमेंट। बार अगर आप इंटीग्रिटी बता दीजिए एक बार। इंटीग्रिटी मतलब हुआ कि हम ऐसा कोई भी शब्द ना बोले, ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे हमारे देश के अंदर डिफरेंस आए। यूनिटी मतलब हुआ कि इसको, इंटीग्रिटी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिटी चाहिए। जैसे मैंने आपको कुछ भी ऐसा शब्द बोला जिससे कि आप हर्ट हो गए, तो इसका मतलब मैंने आपकी इंटीग्रिटी को क्या किया? डिस्टर्ब किया। इंटीग्रिटी मतलब हुआ आपके अंदर की जो मोरल्स, कॉग्निटिव, जो मैम बताई थी, कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव मतलब आपके अंदर आत्मा को हम हर्ट ना करें, दैट इज इंटीग्रिटी। और इस इंटीग्रिटी को क्यों बनाना है? क्योंकि हमें यूनिटी चाहिए। यूनिटी मतलब एक साथ रहना है हमें इस देश के अंदर।
ये दोनों को जो मेंटेन करते हैं तब जाके हम फ्रेटर्निटी शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी क्या चाहिए आपको? स्टेटस आज के समय में मैम दो ये लोगों को अभी छोड़ के किस टॉपिक पे बता रहे हैं? मैं रीज्वाइन करी हूँ। ये बेटा वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, भारतीय संविधान के ऊपर। ओके मैम। इक्वालिटी, इक्वालिटी हमें कैसे चाहिए? 4 इक्वालिटी चाहिए। हमारे देश में 2 ही को स्टेटस दिया जाता है, या तो आप पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने या तो आप आर्मी में जाएं। यहीं पे 2 स्टेटस दिखता है। आगे में आप लगा सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद आप लगा सकते हैं हम मास्टर्स हैं। लेकिन आप नॉर्मली सोचेंगे जन्म लेके हम लगा दे डॉक्टर, सॉरी, हमारा ये देश अलाउ नहीं करता है, क्योंकि स्टेटस एक ऐसा चीज है जो कि आप अपने मेहनत से अचीव करेंगे। ये हमारे संविधान के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। तो ये भी एजुकेशन के हमने अंदर जाके पढ़ा है। दूसरा हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अभी आप भी बैठ के पढ़ रहे हैं, हम भी बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई और भी बैठ के पढ़ सकता है, कोई हमारी अपॉर्चुनिटी को छीन नहीं सकता है। तीसरी हमारी जो अपॉर्चुनिटी के साथ हमें क्या है, प्रोमोट भी करना है, किसी खुद को नहीं पढ़ना है। अगर कोई है सोसाइटी के अंदर जो पीछे रह गया तो उसे प्रमोट करें, उसे हाथ पकड़े, उससे लाएं सोसाइटी के अंदर और उन्हें हम लोग दें। इसलिए तो हमने रिजर्वेशन सिस्टम रखा है कि जो बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम गिफ्ट देते हैं, हम अलाउंस देते हैं, तो उन्हें हम कभी कभी मतलब स्कूल में उससे हम लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास लिबर्टी। लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? आप जो भी सोचो आप सोच सकते हो, आप जो भी बोल सकते हो बोल सकते हो, जो भी आपके अंदर भरोसा है वो रख सकते हो, आप जिसको भी मानना चाहते हो मान सकते हो। इसलिए हमारे देश के अंदर रोक टोक नहीं है। ये हमारे लिए क्या है, लिबर्टी है। लास्ट रहेगा जस्टिस। अगर आपने, एक भैया ने कहा कि उन्हें नहीं मिला न्याय, वो डुबकी नहीं लगा पाए, तो आपके पास जस्टिस है, आप जाइए, आप अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर जाके आप बोल सकते हैं। आपके पास आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 आप एक आपको कहती है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो आप आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके जाइए, आपको पैसे भी नहीं लगेंगे, 1 रुपया भी पैसा नहीं है, और आप जाइए, आपको जज क्या करेगा, वकील प्रोवाइड करेगा, आप लड़िए। जो कि आर्टिकल नंबर 32 है सेंट्रल गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल नंबर 226 है हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेफरेंस दिया है कि आप 1 रुपया भी नहीं, आप दुनिया के सबसे भिखमंगे इंसान हैं, तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट वकील देगा, आपके लिए वो केस लड़ेगा, और आप अगर सही हैं तो आपको जीत भी मिलेगी। यही है मैम। टोटल 9 शब्द याद रखिए, पूरी की पूरी संविधान आपके अंडर में है। शॉर्ट वेरी में गुड बेटा। मैम शॉर्ट में प्रस्तावना याद कर लेने से वो सारा चीज आ जाता है। हाँ याद आराम से, करने की आराम कोई से। जरूरत नहीं, बस संविधान का प्रस्तावना याद कर लो, उसके अंदर सब आ जाता है। यस तो यस। आज ना आपको यही काम है, जो भारतीय संविधान है ना भाई, एक बार ना बच्चे के लिए क्लैपिंग तो कर दो भाई, बहुत अच्छा करवाया इसने आज। सही बात है मैम, थैंक यू। आपको ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वैसे पढ़ने में बोरिंग लग रहा है ना, तो यूट्यूब पे इतनी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको इजीली बड़े अच्छे से समझा देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो वो काम कल आपको करके आना है, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, जैसे राम ने बताया, सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, कि भारत की वर्तमान आपकी कंकरेंट स्टेटस क्या है एजुकेशन का। जो आपका हिंदी मीडियम से तो 6th क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, और इंग्लिश मीडियम में 2nd क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले हमें अपने भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम बताएंगे कि भारतीय संविधान में जो एजुकेशन है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। तो आज का आपका काम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां से भी आपको मिले, बुक में से पढ़ना है बुक में से पढ़ो, यूट्यूब में से जिसका भी अच्छा लगे लेक्चर की भारतीय संविधान के बारे में उसमें से देख लो, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सिलेबस मेरे ख्याल में कल भी भारतीय मैम संविधान। मैम मैम हाँ जी। मैम मैम 30 सेकेंड और दूंगा। मेरा ये कहना है ना कि आप जो भी बनना चाहते हैं ना, मेरा पता है, ये घर में भी मैं डिस्कशन करता हूँ सबसे, कि हम अपने माँ का भी नाम भूल जाए तो चलेगा, लेकिन हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाँ अगर जी। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओ ना, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि आपका टाइटल क्या, आपको अंतिम में वही भारत का तिरंगा ही दिखाना होगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे रोशन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो हाँ हमारा जी। दुर्भाग्य मैम है ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल भी नहीं पढ़ते। प्रियम्बल हमारे जवाहरलाल नेहरू ने इसलिए लाया था कि अगर आप नहीं, आपके पास टाइम है,
जिंदगी में कभी भी, तो 5 मिनट जाके ये 9 शब्द को अगर पढ़ लोगे तो तुम कभी भी अपने देश को भूल नहीं पाओगे कि तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है। दुर्भाग्य है कि हमारे घर वाले भी और हमारे समाज में भी, हमारे स्कूल में भी इस शब्द को इग्नोर किया जाता है, जबकि हर एक एनसीईआरटी के बुक में ये चिपका हुआ हाँ, दिखेगा। पहले पेज पे ही दे रखा है, एसएसटी की जो बुक है ना उसमें पहले पेज पे ही दे रखा है ये। मैम 3 शब्द दिया हुआ, एक दिया है फंडामेंटल राइट्स, साथ में हाँ आपको जी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया है। हाँ फंडामेंटल राइट जी, से कि आप अपने अधिकार को जानो, साथ में ये भी याद रखो कि आप बोल रहे हो तो आपके ऊपर ड्यूटीज है कि आपको ड्यूटीज भी बोलना है, क्या हाँ है। जी। और नहीं, तीसरा ये आपको टॉपिक दिया है। आएगा, इसके ऊपर तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कल हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही करेंगे और परसों जहां से हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल पूछूंगी किस किस ने कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा। मैडम मेरे मुझे लिए तो एडवांस मैम, मेरे लिए तो कीजिए गीता तो। रामायण कुरान से ऊपर मेरे रोशन बच्चा और संविधान बोल है। रहा था, क्या बोल रहा था? मैडम ये हम कह रहे थे, हम इसके लिए नहीं, हम कह रहे थे सीटेट के अकॉर्डिंग, सीटेट 7 मार्च से जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाँ तो जी, हमारा हमारा ये है ना कि हम +2 में मेरा जो है ना हिंदी और इंग्लिश है लैंग्वेज, तो हम हाँ जी। इसमें हिंदी उर्दू सीटेट में लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं। लैंग्वेज पेपर बेटा उसमें तो हाँ ले सकते हो, ले सकते हो। बट लेकिन +2 में उर्दू नहीं है, हमारा हिंदी इंग्लिश है, इसके लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, +2 में उर्दू नहीं थी, अभी लेना चाहते हो आप सीटेट में? अभी अगर हम लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम, इससे आपने कोई अभी दिक्कत? नहीं, मेरे को ये बोलो बीएड में ली है आपने अभी? बीएड में तो हमारा BEd साइंस साइंस है, मैथ साइंस है। अच्छा, और इसमें ली थी आपने? नहीं, लैंग्वेज में तो पेपर उर्दू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दे सकते हो। लैंग्वेज तो तीनों में से आप एक चुन सकते हो, पेपर की लैंग्वेज चुन रहे हो ना आप? हाँ, हाँ तो चुन सकते हो बेटा। कुछ बच्चे जैसे कि संस्कृत भी लेते हैं, उन जैसे जिन्होंने जैसे कि हम संस्कृत। जैसे कि हम हाँ जी, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश के जगह हम उर्दू लेना चाहते हैं, तो हाँ हमारा ले +2 सकते में हो। भी उर्दू नहीं है ना, हमारा ग्रेजुएशन में उर्दू है, कहीं नहीं है, सिर्फ 10th में है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ही एक टीचर थी, उसने इंग्लिश नहीं लिया था, उसने संस्कृत ले रखी थी, लेकिन उसने +2 में संस्कृत नहीं पढ़ी थी। संस्कृत उसने इसलिए ली क्योंकि उसकी एमए भी हिंदी से थी, और हिंदी और संस्कृत का एक जैसा होता है सिलेबस, जी। तो आप उर्दू ले सकते हो। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिंदी के साथ ले सकते हो आप सीटेट में, उसमें ऑप्शन होता है उर्दू का, मुझे नहीं जी, पता। ऑप्शन होता है उसमें, ऑप्शन है लैंग्वेज के, आप कौन सा ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, ऐसा है। अच्छा अच्छा, तो क्योंकि हमने इसके तो हिंदी इंग्लिश ही ली थी ना, तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ले सकते हो, क्योंकि मेरे को ये पता है, मेरी साथ वाली जो मेरी एक कलीग थी उसने इंग्लिश हिंदी और संस्कृत ली थी, जबकि उसने संस्कृत नहीं पढ़ रखी। मेन कारण यही था उसका कि हिंदी का जो सिलेबस है और संस्कृत का जो ग्रामर का सिलेबस है वो सेम होता है। लेकिन आपका सीडीपी क्लास नहीं किया, हम नहीं अटेंड कर पाए थे किसी कारणवश से, लेकिन अब करना पड़ रहा है मुझे सीटेट के अकॉर्डिंग। चलो कोई बात नहीं बेटा, इस सीटेट में से, इस बुक में से तो एक तो ये वुड डिस्पैच वाला, और कुछ जैसे ये है ना हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएगा आपको, तो सीटेट के लिए सीडीपी ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो सीडीपी उसमें पढ़ना पड़ेगा नेट में उसके आता लिए। है, ये नेट में आता है, ये जो पेपर पढ़ रहे हो ना कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जी ये जी, नेट तो में आता है। सीडीपी आएगा वो 30 मार्क्स का, उसके लिए अभी तो प्रिपरेशन चल रहा है अब। हाँ हाँ, उसके लिए, और लेकिन तुम्हारी तो अच्छी बात है ना, तुम्हारी बीएड की भी प्रिपरेशन हो रही है और तुम्हारी सीटेट की भी हो रही है साथ साथ में, फर्स्ट पेपर और की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी और वहाँ पे 30 मार्क्स की भी तैयारी हो प्रॉब्लम जाएगी। ये हो जाएगा कि सीटेट का एग्जाम जुलाई में पड़ता है, और जुलाई में वहां पे एकेडमिक एग्जाम चलेगा फर्स्ट ईयर का, तो कैसे इसमें कभी डेट सेम हो गया तो। नहीं नहीं होगा ना बेटा, यूनिवर्सिटी भी तो सारी चीजें देखती है ना। अच्छा, क्योंकि हम लोग बिहार से है तो हम लोग को सेंटर फिर उधर ही लेना पड़ेगा जुलाई में अगर एग्जाम चलेगा तो। सेंटर तुम देखो भाई, जुलाई में होना है पेपर? हाँ, जुलाई में सीटेट का जो पेपर जुलाई में ही है। अच्छा, मैम तो हम लोग पेपर का एग्जाम दे सकते हैं, सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं अभी? अपियरिंग में दे सकते हैं। अपेयरिंग में दे सकते हो, लेकिन बेटा अगर फर्स्ट ईयर में कंप्लीट आपका हो गया ना, क्लियर भी हो गया, तो वो वैलिड नहीं है फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में अगर आप पेपर देते हो तो वो वैलिड होता है। अच्छा, हाँ, ये नहीं तो मैम ने जैसे मान बताया लो था। अब आप तैयारी करके सीटेट निकाल भी लोगे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर वाला सीटेट आपका वैलिड नहीं होगा, सेकंड ईयर वाला वैलिड होगा। अच्छा। तो मैम हाँ मैंने मैम। सुना है ना, मैंने सुना है कि रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट हुई है जिसमें आप फर्स्ट ईयर में भी जो है एलिजिबल होते हो।
एलिजिबल होते हो तो फिर कर दो बेटा, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली लास्ट टाइम तक तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे भी बहुत हाँ सारे बच्चों ने भरा था ना, तो फर्स्ट ईयर में किसी ने नहीं भरा था, सबने सेकेंड ईयर में रिसेंटली कुछ का क्वालिफाई हुआ था। वो रिसेंटली हुई है, उसमें कहते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर से भी आप एलिजिबल होते हो इस एग्जाम के लिए। मैम एलिजिबल हो इसमें तो भरो, फिर सारे बच्चे भरो, क्योंकि मैम सीटीटी इसमें तो आप इसमें जो पढ़ते हो। अमेंडमेंट हुआ है ना, इसमें ये मैम लिखा ऑनलाइन है भर कि अगर सकते आप हैं क्या? बीएड में एनरोल हो गए तो आप सीटेट क्लियर कर लिए तो वैलिड लाइफ टाइम है। हाँ, यस वैलिडिटी मैम। तो लाइफ टाइम है बेटा। जी जी तो फिर इसके लिए चलो, था। अगर अमेंडमेंट हो गया तो सारे ही दो, सबको पता तो जी लगेगा एटलीस्ट पेपर कैसे आता है, कम से कम सेकेंड ईयर में क्लियर तो कर लोगे। जी जी और इसमें तो तुम्हारा 1 नंबर 180 नंबर की भी तैयारी हो जाएगी इधर से बीएड की, और बीएड करते करते जल्दी क्लियर होएगा, ये देख लेना तुम। यही एकेडमिक में रहते हुए क्लियर कर ले तो ज्यादा बेहतर है, उसके बाद फिर इसमें टाइम दे तो ये पॉसिबल तो नहीं होता है। हाँ जी। मैम सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं पहले साली बीएड की? अगर ये बोल रहे हैं बच्चे, राम ने भी बोला अमेंडमेंट हुआ है तो भर दो। जी हाँ डाल सकते हैं, मैम फर्स्ट ईयर मेरी में ही डाल क्वेरी सकते थी, हैं। अगर हम अभी अपीयरिंग में अगर जॉब के लिए डालते हैं स्कूल टीचर के लिए, तो अभी हमें मतलब मिल जाएगी जॉब? देखो प्राइवेट स्कूल वाले तो ले लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के लिए तो आपको पहले बीएड कंप्लीट करनी पड़ेगी, और फिर आपको अपने सीटेट वगैरह, एचटेट वगैरह, आरटेट वगैरह वो क्लियर क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, लेकिन प्राइवेट में तो कर ही सकते हो आप लोग। तो प्राइवेट में प्राइवेट तो बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे साथ साथ प्राइवेट जॉब तो। मैम सीटेट के लिए कौन से बुक से प्रिपरेशन करना चाहिए, या कौन सा बुक लेना होगा? देखो आप किसी भी बुक से पढ़ लो। मैंने जब तैयारी की ना, मैं सच बताऊं, मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा। मैंने जितने प्रीवियस ईयर पेपर थे ना, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर किए थे, तब मेरा क्वालिफाई हुआ। तब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर किए थे बहुत सालों के। और अब एक एक बात और है, अब परसों नेट का रिजल्ट आया था तो मेरा कॉमर्स से नेट क्वालिफाई हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। कंग्रेचुलेशन। Congratulations, ma'am. थैंक यू, Yes, थैंक Congratulations, यू, ma'am. थैंक यू। Congratulations, ma'am. मैम एक तो इस चीज बात है, पे मैम मैम मैंने एक चीज आप में है कि मैम आप बहुत हम्बल भी हो और बहुत क्यूट भी हो मैम। ये सीखने को है सभी बच्चे को और साथ में मुझे भी, कि आप कितना हम्बल और कितने अच्छे से रहते हो, कोई और मैम एटीट्यूड नहीं बोल्ड भी हो दिखता आप, है। बहुत स्ट्रांग भी हो। मैम ये मुझे मुझे लगता है बहुत पसंद है मैम। मैम हाँ बोलो मैम बेटा। मैम कभी कभी लगता है आपके सामने क्लास करती तो ज्यादा अच्छा होता। आ जाओ कॉलेज में, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और लगेगा बच्चे आ रहे हैं तो। और आई मत होप ऑनलाइन मैम, आई होप आपको। मैम, आई होप कि बीएड के बाद भी हम लोग का रिलेशनशिप रहे। हाँ ठीक है बेटा, मेरे तो बहुत सारे पुराने बच्चे हैं बीएड वाले। मैं एक बच्चे का एग्जांपल भी देती हूँ ना, जिसका अभी गवर्नमेंट लेक्चरर लगा है, जो ज्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना ही बच्चा है। वो था मेरे ख्याल में मेरे पास 20-22 बैच वाला बच्चा, उसका भी 24 में सिलेक्शन हुआ है। वो मेरे को इतना मोटिवेट कर रहा था कि मैम प्लीज आप तैयारी किया करो, मैम आप प्लीज बिल्कुल मत छोड़ो आप तैयारी। अभी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना, सबसे पहला बच्चा वही था जिसने मेरा स्टेटस देखा और बोला मैम मेरे को बहुत खुशी हुई है कि आपने अपना कॉमर्स वाला नेट क्वालिफाई कर लिया। यस मैम, आज के टाइम में आप जैसे इंसान होना बहुत जरूरी है सोसाइटी में। अरे तू तो बड़ा मक्खन लगा दे है मेरा। नहीं रियली मुझे आपसे जब पढ़ाते मुझे लगता है मेरी मम्मी सही मुझे बोल रहा है पढ़ा रही मैम। है। हाँ मेरी मैम मम्मी सही जैसा बोल फील रहा है। आता है। देखो भाई, ये तो देखो, मैं भगवान का भी शुक्रिया करती हूँ। मैं पढ़ी तब तक मैं अपने टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी, और जब से मैं स्कूलों में मैंने जितनों में पढ़ाया, एक तो मैं प्रिंसिपल मैडम की हमेशा फेवरेट रही हूँ, दूसरा जितने मेरे स्टूडेंट जिन जिनको मैंने पढ़ाया उनकी फेवरेट टीचर रही हूँ, और कॉलेज में भी ऑलमोस्ट बच्चों की ही फेवरेट टीचर रही हूँ। बस मैम एक कमी आप में कि आप नंबर नहीं दिए, हम लोग आपको फोन करके हेल्थ नहीं पूछ सके, नहीं तो मैम से मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। अच्छा यस मैम। अच्छा। कोई बात नहीं बेटा, नंबर दे नंबर में दीजिए, आप। बस नंबर दे दीजिए। यूट्यूब चैनल पे मैसेज कर दो, मैम का यूट्यूब चैनल है ना। उस पे मैसेज कर दो। नहीं वहां पे देना चलो सही जिसको नहीं जो होगा ना मैम को, पूरा मैम का नंबर फैल जाएगा मार्केट में।
यहाँ से भी फैल अरे जाएगा मैसेज कर दो, कुछ भी बेटा बात करनी है तो हिंदी वहां में बात कर लो। चलो ठीक है, अब बाय एवरीवन। ना तो तुम पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे, पहले तुम जब हिंदी लिख प्रैक्टिकल के नंबर 10 दे लगाओगे ना दीजिएगा तब मैम। मैम से नंबर ले लेना, पर्सनली मैम से नंबर। हाँ मेरे से मिलोगे ना तब ले लेना पर्सनली, आना तो तुम्हें यहीं पे है। जी मैम, कॉलेज आएंगे जब दे दिएगा नंबर। हाँ चले जाएंगे तब सारे मिलोगे मुझे। ठीक है मैम। थैंक यू मैम। हम लोगों बाय के लिए मैम। अलग से टाइम निकालिएगा मैम मिलने के लिए। थैंक यू मैम। बाय क्या? मैम। ठीक है, बाय बेटे बाय। बाय मैम। बाय बेटे।